मछली जल की रानी है, प्यार में जान गंवानी है। ऐसी सोच बहुत सारे लोगों की होती है। वो जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, उनका कभी भी कोई इरादा नहीं होता रिलेशनशिप में जाने का या दूर तक जाने का। उनका बस इरादा होता है कि कैसे भी करके दिल लगी की जाए और टाइम पास किया जाए। और इस दिल लगी में लोग अपना दिल गंवा बैठते हैं। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है। ज़्यादातर ये जो इश्क के मरीज़ होते हैं वो लड़कपन में पाए जाते हैं, बाद में भी पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाद में ये चोट खा खा के थोड़े समझदार हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, कहाँ पे वक्त ख़राब करना है, कहाँ पे नहीं करना। कुछ आइडिया तो हो ही जाता है। लेकिन लड़कपन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी किस्म की गाइडेंस नहीं होती है। आप एक रणभूमि में, युद्ध भूमि में चले जाते हैं बिना किसी जानकारी के युद्ध कैसे लड़ना है। ये एक युद्ध ही समझें आप, ये एक लड़ाई है जहाँ पे आपके सामने जो पार्टनर है वो अपने जज्बातों के वेपन्स लेके आपके सामने आया है और इंटरनल वीकनेसेस हैं और आपकी भी हैं। दोनों की खूब सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों ही सीरियस नहीं होना चाहते एक दूसरे को लेके, क्योंकि अब जो इश्क होता है वो पहले के जैसे नहीं होता है। अब ऑप्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे चैटिंग होती है, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। स्ट्रगल तो पुराने ज़माने में हुआ करता था, जब कोई मोबाइल्स नहीं थे, जहाँ ऐप्स नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। वहाँ पे लव लेटर लिखे जाते थे। लव लेटर पकड़े जाएँ तो मुसीबत। लव लेटर लड़की तक पहुँचाना ही अपने आप में मुसीबत होती थी। और अगर लड़की बुरा मान जाए तो लड़की के पास प्रूफ होता था। और आप स्ट्रेंजर्स नहीं होते थे, आप जान पहचान होती थी, आप एक दूसरे को जानते थे। और अगर लड़की उस लव लेटर को किसी और को दे दे तो व्यक्ति की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। तो लोग बहुत डर डर के इश्क करते थे। और अगर किसी के साथ इश्क हो भी गया तो फिर उसको तोड़ने से पहले भी 100 बार सोचते थे कि अगर इसको तोड़ दिया तो फिर दूसरी कैसे मिलेगी। लेकिन अब तकनीक का ज़माना है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जाएगी तो 10 आएंगी, एक जाएगा तो 100 आएंगे। लड़कियों को थोड़ी एडवांटेज रहती है वैसे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है समझने वाली ये है, जो कि आपको शायद समझ नहीं आएगी, ख़ास तौर पे वो जो अभी टीन एज में है या अर्ली 20s में है, उनको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरी बातों का असर कुछ हो जाता है और वो मेरी बातों को सीरियसली ले लेते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारे दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, स्ट्रेस और सिर दर्द से बच जाओगे। और वो ये है कि इस एज में प्यार लोग बहुत दिल से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, लेकिन प्यार के बारे में कुछ नहीं पता होता। सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लड़कों को भी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, लड़कियों को भी होता है। और वो प्यार करते हैं, थोड़ा बहुत इमोशनल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, और ये बात छोटी है लेकिन गहरी है, समझने पर डिपेंड करता है आप। देखिए, ज़िंदगी में आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स, जब तक आपने अपनी इंटरनल वीकनेसेस के ऊपर काबू नहीं पाई हैं। अंदरूनी कमज़ोरियाँ ही व्यक्ति को हरा देती हैं, रिश्तों में भी हार जाता है। बहुत से रिलेशनशिप्स देखे हैं मैंने, काउंसलिंग की है। काउंसलिंग में लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। लोगों से मैंने बहुत कुछ समझा है कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं। गलती, सबसे मेन इंपॉर्टेंट गलती वो ये करते हैं कि वो कभी खुद की जो कमियां हैं और कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने की कभी कोशिश नहीं करते। वो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ही बदलते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि देखो मैं सेंसिटिव हूँ, आप ऐसे मत किया करो, मुझे फ़र्क पड़ता है। यार, सेंसिटिव हो तो पहले अपनी सेंसिटिविटी को तो ठीक कर लो। तुम्हें क्यों रिलेशनशिप में घुसना है और क्यों लोगों को चेंज करना है? खुद को तो चेंज कर नहीं पा रहे हो, लोगों को चेंज करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि रियल घटना से प्रेरित है। एक आदमी को मैं जानता था, उसको ओसीडी की दिक्कत थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की दिक्कत थी। उसको ऑनलाइन प्यार हुआ किसी लड़की से। ऑनलाइन प्यार हुआ, लड़की को उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी लगी। अब आप, अगर आप में से कुछ लोगों को ओसीडी के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। ओसीडी एक वहम की बीमारी होती है। इसमें कुछ भी दिमाग में आ जाता है और वो लगने लग जाता है कि वो सच्चाई है। और व्यक्ति को वो इतनी ज़ोर से ज़बरदस्त तरीके से लगता है कि वो पैनिक मोड में आ जाता है, घबरा जाता है, जबकि उसके दिमाग को पता होता है कि ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। वहम की बीमारी। तो वो लड़का जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी उसको बोलता कि आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे मत लिखो, क्योंकि उसको वर्ड्स से रिलेटेड ओसीडी था। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही चेंज करता रहा और एक टाइम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी इरिटेट हो गई, फ्रस्ट्रेशन आने लग गया उनके रिलेशनशिप में और वो एक दूसरे से लड़ने लग गए। वो लड़ाई झगड़ा होता, लड़का खूब प्यार करता था, उसको केयर भी करता था, लेकिन वो अपनी ओसीडी से परेशान था। उसे समझ में ही नहीं आता था कि वो अपनी लाइफ को कैसे ठीक करे। और जब वो अकेला होता था, अपनी लाइफ के बारे में सोचता समझता, तो वो परेशान हो जाता। वो इतना परेशान हो जाता कि वो सब कुछ भूल जाना चाहता था और फिर वो चैटिंग शुरू कर देता। लड़की भी अपनी ही किसी बीमारी से परेशान थी, इमोशनल डिसऑर्डर थे, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था। लेकिन लड़की ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। लड़का बोलता था क्लियरली कि मेरे को ओसीडी है।
लड़की ने इस बारे में कभी बात नहीं करी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने इसको ये सच्चाई बता दी तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। इससे ये भी साबित होता है कि लड़की में सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भी कमी थी, क्योंकि जिन लड़कियों में सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कमी होती है उनको ये डर लगा ही रहता है, वो इस बात से भयभीत रहती हैं, डरी हुई रहती हैं कि इसको अगर ये पता चल गया तो कहीं मुझे छोड़ ना दे। वो अपनी वीकनेसेस छिपाने की पुरज़ोर कोशिश करती हैं, लेकिन वीकनेसेस कहाँ छिपती हैं, वो तो व्यवहार में ज़ाहिर हो ही जाती हैं। तो उन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, और लड़ाई झगड़ा रहता भी, लड़ते झगड़ते कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते, फिर वापस आ जाते, सॉरी बोलते एक दूसरे को, और फिर से नॉर्मल, फिर से लड़ाई। ये एक सर्कल बन चुका था, विशियस साइकिल। विशियस साइकिल वो होता है कि एक ही घटना बार बार घूम रही है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं हो रही है, अनलिमिटेड, गिनती से ही बाहर होगी, बहुत ज़्यादा हो गई। तो लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये सालों साल चला, लेकिन उस रिलेशनशिप में इतनी खटास आ गई थी कि अब दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अटैचमेंट भी इतना गहरा था कि छोड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर लड़की ने हिम्मत दिखाई और किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो दूसरा लड़का रिलेशनशिप के लिए ढूंढा, वो भी उसने अपने जैसा ही पागल ढूंढा। वैसे तो किसी को पागल कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब कोई पागल है तो इसमें उसकी क्या गलती। लेकिन अब पागल को पागल नहीं कहेंगे तो समझदार कहेंगे, तो फिर कुछ कन्फ्यूजन सा हो जाता है, इसलिए आप माइंड मत करना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जिसका माइंड की दिक्कत है तो उसको क्या कह सकते हैं, कोई और वर्ड अभी बना नहीं है, जो अगर हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो जिसको इमोशनल डिसऑर्डर है उसको भी लोग पागल ही बोल देते हैं, लेकिन अब पागल कौन होता है उसके बारे में तो ये अलग टॉपिक है। जो 100% पागल है वैसे तो उसको ही पागल बोलना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा खिसका हुआ है उसको उसको क्या बोलेंगे, उसको भी थोड़ी देर के लिए हम पागल ही बोल लेते हैं। तो वो जो आदमी उसने पसंद किया, उसको अलग ही किस्म की प्रॉब्लम थी, वो उसको भी किस थोड़ा सा ओसीडी था, उसको थोड़ा सा और भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे काफ़ी सारे। अब ये लड़की ने उस पागल लड़के को ही क्यों पसंद किया, वो अलग बात थी कि वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा था। अब आप सोच रहे हो कि पागल है तो प्रोफेशन में अच्छा कैसा है। ये जो पागल होते हैं, जो एक तो पूरे पागल होते हैं और एक थोड़े से पागल होते हैं, या थोड़े से खिसके हुए कह सकते हैं आप, तो ये इमोशनल लेवल पे होते हैं। इनका लॉजिकल ब्रेन जो होता है, लेफ्ट साइड जो होती है ब्रेन की, वो सही काम करती है, लेकिन थोड़ा सा जो दिक्कत होती है वो उनकी राइट साइड में होती है। जो इमोशनल ब्रेन होता है, जो इमोशनल चीज़ों को समझता है, प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। वो जो एरियाज़ होते हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। डेवलप्ड नहीं होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती है ब्रेन की। लेकिन अब सवाल ये है कि इस लड़की ने उस लड़के को क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अगर ये लड़का है, इसको ये प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स है, तो ये मेरे को जज नहीं करेगा। वो बाद में उसने उसके साथ शादी कर ली, शादी करने के बाद लड़ाई झगड़े होने लगे, बाद में उनका भी डाइवोर्स हो गया। तो ये एक कहानी थी, और ये वाकई असली कहानी थी। ये कोई ऐसा नहीं कि काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये वाकई असली कहानी थी, और मुझे ये कहानी भी लड़की ने ही सुनाई थी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस लड़की ने और ना ही उन लड़कों ने कभी कोशिश की कि खुद को ठीक कर लिया जाए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते चले गए। और ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम होता है ये 20s का, जो कि लोग इस आशिकी में बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे कमज़ोरियाँ होती हैं हमारे जीवन में, बहुत लेवल पे हमको फिक्स करना पड़ता है। मुझे भी ये चीज़ें समझ में इस वजह से आई क्योंकि मेरा बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में। मेरे पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूँ, लेकिन साइकोलॉजी का इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ भी अगर कहता हूँ तो पूरी एक्सपर्टाइज़ के साथ बोलता हूँ। साइकोलॉजिस्ट तो मैं नहीं हूँ, किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर कोई बात कहता हूँ, वैसे आप लोग अगर मुझे सुनते हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, हवा हवाई बात ना मुझे पसंद है और ना ही मैं करता हूँ। साइकोलॉजी में प्रैक्टिकली मैंने बहुत पैशनेटली मैंने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि मुझे था इसमें इंटरेस्ट। एक तो मुझे साइकोलॉजी में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था, दूसरा एस्ट्रोलॉजी में। दोनों ही फील्ड में मैंने डिग्रियां नहीं ली हैं, लेकिन मेरी जो डिग्री है उनसे ज़्यादा मुझे एक्सपर्टाइज़ इन चीज़ों में है, और पूरी कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मैंने बस यही एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में। मैंने वैसे तो ज़िंदगी पे ही अध्ययन किया, इसलिए मुझे जानकारी है, और जो भी है वो क्लैरिटी के साथ है, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी किस्म का। इसलिए मैं जो बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 20s में या अर्ली 30s में भी लोगों को लाइफ का कुछ पता ही नहीं होता है, और वो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कभी नहीं सॉल्व होंगी। मैंने तो कुछ लड़कियों से, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार मैं लड़कियों की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जितने लोग आते हैं वो लड़के तो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही सवाल पूछने आते हैं। काउंसलिंग के लिए मेरे पास मोस्टली फीमेल्स आती हैं, इसलिए ये जितनी भी आशिकी की कहानियाँ हैं या ये रिलेशनशिप की हैं, ये सवाल लड़कियों की तरफ से ही आते हैं ज़्यादातर। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जितनी भी लड़कियों ने ज़्यादातर मेरे से बात की है, तो अगर मैं उनकी सारी बातों को कंक्लूड करूँ तो उन्होंने बस वो यही चाहती हैं कि किसी दिन एक सुबह हो जब वो उठें और उनकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप फिक्स हो गई हैं, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप कल्पना कर सकते हैं क्या ये कभी होगा कि आपको इतनी सारी मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और एक दिन आप सो के उठती हैं और आप महसूस करती हैं कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
मैं आपको कॉन्फिडेंस से बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल और इंटरनल वीकनेसेस पे जब तक काम नहीं करेंगे तो आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप अकेलापन और खोखलापन महसूस करोगे, एम्प्टीनेस। रिश्ते नाते ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना ज़िंदगी का स्वाद ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपकी अंदरूनी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं तो आप रिश्ते नाते को जाल से ज़्यादा, बंदिशों से ज़्यादा और कुछ नहीं पाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी रिश्तों में कंट्रोल करने की, आप नहीं कर पाओगे। रिश्ते होते दिल से हैं पर निभाने दिमाग से पड़ते हैं। कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इसका अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो 100% रिश्ता टूटेगा। ये जो फ़िल्मी बातें लोग करते हैं कि दिल तो लेफ़्ट में होता है पर हमेशा राइट होता है, ये बेतुकी और कंप्लीटली फालतू नॉनसेंस बात है। दिल लेफ़्ट में होता है और उसका भी कुछ अता पता नहीं होता कि वो क्या आपको सजेस्ट करता रहे। और जो ये लेफ़्ट राइट के चक्कर में पड़ जाते हैं और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो जैसे फ़िल्मों में तो सब कुछ अच्छा हो जाता है लास्ट में, लेकिन असल ज़िंदगी में सब बर्बाद हो जाता है। तो दिल चाहे किसी का किसी भी साइड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग सेट होना चाहिए, सब कुछ सोच विचार के बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गेम्स खेलो, आप लोगों के साथ झूठ बोलो, झूठ भी बोलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सच्चे बन के भी काम नहीं चलता है। आप सोच रहे हो कि अरे आप तो झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हो, देखो झूठ भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा, सुबह से लेकर शाम तक सच बोल के देख लेना, सारे रिश्ते तुड़वा लोगे। अब झूठ बोलना क्यों ज़रूरी होता है ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कि अपने इमोशनल डिसऑर्डर से इतना परेशान हैं, इतना सफ़र करते हैं कि वो सच सुनना ही नहीं चाहते, और अगर आप उनको सच बोल दो तो वो प्रेफर करेंगे आपको छोड़ना बजाय कि सच सुनने के। तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ सच बोल सकते हो? अब जो कहता है कि नहीं मुझे सच नहीं सुनना, आप मुझे झूठ बताओ, और कुछ लोगों को तो सच बताओ तो वो उनको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। तो बताओ ऐसे सच का क्या फ़ायदा जिससे कि लोगों को पैनिक अटैक आ जाए? तो फिर क्या तरीका है? अब क्या उनको झूठ बताया जाए, उनके साथ झूठी दोस्तियाँ, झूठा रिश्ता रखा जाए? हर एक चीज़ को डील करने का एक तरीका होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चे, अब कोई बच्चा ज़िद करने लग जाए मुझे चाँद चाहिए, तो अब क्या चाँद ला के दे दोगे उसको? वो मान ही नहीं रहा तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। तो सारा खेल ये है कि इंटेंशन का होता है। इंटेंशन, अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम्हारा भाव किसी की ज़िंदगी बचाने का है, तो झूठ बोलने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर तुम्हारा भाव किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का है तो ऐसे सच का भी क्या फ़ायदा? खैर ये टॉपिक अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, लेकिन इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप सड़क पे जा रहे हो, आपको लगता है कि कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति आपसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सच बोल दोगे क्या? कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, आपका क्या पता है? और अगर सच बोल दोगे तो बस ठीक है, आपको मुसीबत में पड़ने से कौन बचा सकता फिर? तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। सच बहुत इंपॉर्टेंट है, सच ही बोलना चाहिए। अगर हर बात में झूठ बोलोगे तो इंप्रेशन और ट्रस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहाँ झूठ बोलना ज़रूरी है वहाँ सच बोलना है। अब कहाँ झूठ बोलना ज़रूरी है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद किसी को बहुत ज़बरदस्त टक्कर पड़ी हो और उसका खून बह रहा हो और लगता है कि अब बचेगा नहीं, उस वक्त झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलना चाहिए नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बच गया, बहुत बचाव हो गया। ये झूठ है क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन आपने ये बोल दिया तो उसको लगेगा कि हाँ मैं बच गया। वो हिम्मत उसकी टूटती नहीं है, वो अपनी हिम्मत को समेटने लग जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि ना ये तो गया, ये तो नहीं पहुंचता अस्पताल तक भी, ये तो खत्म, तो वो आदमी अपने प्राण त्याग देता है। क्यों? हिम्मत त्याग दी तो जान छूट जाती है, जान खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ भी बताओ सच बोलना चाहिए था, झूठ बोलना चाहिए था? तो भाव है ना, सारा खेल तो भाव का ही है। तो कुल मिला के बातें सारी यही हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझो। लोगों को तो यही नहीं पता इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। मैं यूजुअली नॉर्मल लोगों से जैसे बात करता हूँ तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानते हो? तो कहते हैं क्या होता है ये हमें इंटेलिजेंस IQ तो पता है, ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? जिसको पता ही कुछ नहीं उसको क्या ही बताएं। खैर बताना तो पड़ेगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। लेकिन कुल मिला के बातें यही है कि चैटिंग्स में, सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर से बात करने से बेटर है थोड़ा सा जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे काम नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? सब टाइम वेस्ट करने वाली बातें और कुछ नहीं, और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी अगर आप बताना चाहें तो कमेंट्स में बताया करें। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि जो मुझे सुनते हैं, गिनती के जो लोग सुनते हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस किस्म के टॉपिक्स पसंद आते हैं। क्योंकि मैं अपने लिए तो ये सब बनाता नहीं हूँ, मैं तो आइडिया से बनाता हूँ। इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक है या अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या बुरी भी लगती है तो बताया करें, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे तो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पॉजिटिवली देखता हूँ। क्रिटिसिज्म जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी भी लग रही है तो वो भी अगर आप बताना चाहें तो बताएंगे तो पता चलता है, थोड़ी सी क्लैरिटी आती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको किस किस्म का कंटेंट पसंद आता है। क्योंकि समझ नहीं आता कि वो क्या सुनना चाहते हैं, मोटिवेशन पे सुनना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे सुनना चाहते हैं या सेक्सुअल एडवाइजेस चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती है किसी भी टॉपिक पर बात करने में। इसलिए आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका टॉपिक है, पसंद का है। और अगर
प्राइवेट है तो किसी पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को जज नहीं करता, चाहे इमोशनल हो चाहे सेक्सुअल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई ऐसी इंप्रेशन नहीं बनाना अपना कि मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करता हूँ। मेरे को तो किसी भी टॉपिक पर बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लाइफ है, लाइफ में सभी टॉपिक्स आते हैं, तो मुझे अगर किसी के बारे में नॉलेज है तो मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा सा, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी थोड़ा सा बताना चाहिए कि कुछ अच्छा लगा या कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आती है। और बाकी नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है। थैंक यू।